ओशो 20वीं सदी के शायद सबसे विवादास्पद और दिलचस्प आध्यात्मिक शख्सियतों में से एक। आज हम उन्हीं की दुनिया में उतरेंगे, लेकिन किसी बाहरी नजरिए से नहीं, बल्कि उनकी आंखों से देखेंगे जो उन्हें सबसे करीब से जानते थे, उनके अपने भाई। तो चलिए सीधे उस सवाल से शुरू करते हैं जो हमेशा ओशो के इर्द गिर्द घूमता है। आखिर वो थे कौन? एक नायक या एक खलनायक, या फिर दोनों का एक अजीब सा मिश्रण? और शायद इसका सबसे सही जवाब उनके भाई के ही इन शब्दों में छिपा है। मतलब ओशो को आप इग्नोर नहीं कर सकते थे। उनके विचार इतने तीखे और शक्तिशाली थे कि आपको एक साइड लेनी ही पड़ती थी। आप चुपचाप किनारे खड़े नहीं रह सकते थे। तो ये बगावती तेवर, ये हर चीज पर सवाल उठाने की आदत आखिर आई कहाँ से? इसके लिए हमें उनकी कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, उनके बचपन में। उनके भाई बताते हैं कि ओशो की जो स्वतंत्र सोच थी ना, उसकी जड़ें उनके जीवन के पहले 10 सालों में। जरा सोचिए, पैदा हुए तो नाना नानी के घर, जहां उन्हें पूरी आज़ादी मिली। फिर 7 साल के हुए तो माता पिता के पास आए, लेकिन उनके पिता ने भी उन्हें 3 साल और स्कूल नहीं भेजा। उनका मानना था कि बचपन तो भाई खेलने के लिए होता है। तो ये जो 10 साल की अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम थी, यहीं से वो बीज पड़ा स्वतंत्र सोच। और ये आज़ादी उनकी शरारतों में भी दिखती थी। लेकिन मज़े की बात ये है कि हर शरारत के पीछे एक बड़ा मजबूत लॉजिक होता था। जैसे गांव में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर हीरालाल। अब ओशो क्या करते? रोज अपने दोस्तों के साथ जाकर उनका बोर्ड जोर जोर से पढ़ने लगते। डॉक्टर ने जब टोका तो बड़ा सीधा सा जवाब दिया, हमारे टीचर कहते हैं जो भी पढ़ने को मिले पढ़ो। अब सोचिए, इस लॉजिकल परेशानी से तंग आकर वो डॉक्टर साहब कुछ ही महीनों में गांव छोड़कर चले गए। एक और किस्सा है, बहुत मजेदार। उनके पिताजी ने उनके लंबे बालों की वजह से उन्हें बाल कटवाने को कहा, तो ओशो गए और अपना सिर पूरा मुंडवा लिया, बिल्कुल वैसे जैसे पिता की मृत्यु पर किया जाता है। अब बेचारे पिताजी को गांव भर को सफाई देनी पड़ी कि नहीं नहीं, मैं जिंदा हूं। इस एक घटना के बाद उन्होंने ओशो को अपने हाल पर छोड़ दिया। वो समझ गए कि इसे अनुशासित करना मुमकिन नहीं। और ये जो सवाल पूछने की आदत थी ना, ये सिर्फ उनकी अपनी नहीं थी, ये तो जैसे उनके खून में थी। उनका परिवार संत तारण तरण को मानता था, एक ऐसी परंपरा जहां मंदिरों में मूर्तियां नहीं होती, सिर्फ किताबें होती हैं, पढ़ने के लिए, सोचने के लिए। तो सोचिए, एक ऐसी परवरिश मिली जहां सवाल पूछने को पूजा से भी ऊपर रखा गया। चलिए अब सीधे उस लेबल पर आते हैं जिसने ओशो को सबसे ज्यादा मशहूर या कहूं बदनाम किया, और समझते हैं कि उनके भाई इसके पीछे की क्या सच्चाई बताते हैं। जब भी ओशो का नाम आता है ना, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही शब्द घूमता है, सेक्स गुरु। लेकिन जब हम इस धारणा को हकीकत की तराजू पर तौलते हैं तो तस्वीर बिल्कुल पलट जाती है। एक तरफ ये सनसनीखेज लेबल, और दूसरी तरफ 650 से ज्यादा किताबें, गीता, उपनिषद, कबीर, इन सब पर दिए गए अनगिनत प्रवचन। हाँ, सही सुना, 650 से भी ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि उनका बौद्धिक काम कितना विशाल था, एक ऐसी विरासत जिसे अक्सर एक ही विवाद के शोर में अनसुना कर दिया जाता है। तो फिर सेक्स पर उनका असली नजरिया था क्या? उनके लिए ये बहुत सिंपल था। सेक्स भूख और प्यास की तरह ही एक नेचुरल बायोलॉजिकल जरूरत है, कोई पाप नहीं। उनका मकसद इसे बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि इसके प्रति एक जागरूकता लाना था। सदियों से जो इसके साथ शर्म और अपराध बोध जोड़ा गया है, उसे हटाना था। उनकी पूरी फिलॉसफी को शायद ये एक लाइन सबसे अच्छे से बताती है, प्रेम का कमल काम की कीचड़ में खिलता है। मतलब अपनी बेसिक इंसानी फितरत को समझे बिना, उसे स्वीकार किए बिना आप प्रेम जैसी ऊंची चेतना तक पहुंच ही नहीं सकते। और आज़ादी का ये दर्शन सिर्फ एक विषय तक ही नहीं था, ये उनकी पूरी सोच में था। चलिए अब जीवन, ज्ञान और समाज के बारे में उनके कुछ और आइडियाज को समझते हैं। ज्ञान को लेकर ओशो का नजरिया हमारी आज की शिक्षा से बिल्कुल अलग था। वो कहते थे कि जो पारंपरिक शिक्षा है वो दिमाग रूपी टंकी में बाहर से जानकारी भरने जैसा है, बस भरते जाओ। जबकि ओशो का तरीका था अपने अंदर के कुएं से पानी निकालने जैसा। उनका मानना था कि असली ज्ञान बाहर से नहीं आता, वो तो पहले से ही हमारे भीतर है, बस उसे बाहर निकालना है। उन्होंने आस्तिक और नास्तिक जैसे शब्दों को भी लिया और उन्हें एक बिल्कुल नया मतलब दे दिया। उनके हिसाब से आस्तिक वो नहीं जो भगवान को मानता है, आस्तिक वो है जो है, जो अभी है, उसकी सराहना करता है। और नास्तिक
नास्तिक वो है जिसका ध्यान हमेशा उस चीज पर रहता है जो नहीं है, जो हमेशा कमी में जीता है। ओशो की नज़र हमेशा भविष्य पर रहती थी, तो जाहिर है वो उन विचारों के आलोचक थे जो अतीत से बंधे थे। उन्होंने खास तौर पर गांधीवादी दर्शन का विरोध किया। उन्हें लगता था कि ये विज्ञान विरोधी है और समाज को पीछे ले जाता है। ओशो का मानना था कि चरखा और राम राज्य की बातें समाज को आगे नहीं बल्कि पीछे धकेलती। तो इतने सारे विचार, इतने विवाद, इन सब के बाद ओशो अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ गए? उनकी विरासत की एक झलक तो उनके बदलते नामों में ही मिल जाती है। रजनीश चंद्र मोहन से शुरू हुआ, जहां रजनीश शब्द भी उनके लिए ही गढ़ा गया था। फिर बने आचार्य रजनीश जब वो प्रोफेसर थे। फिर भगवान श्री रजनीश और आखिर में ओशो। ओशो शब्द ओशानिक से बना है, मतलब सागर जैसा अनुभव, जहां एक बूंद सागर में मिलकर खुद सागर हो जाती है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसी हस्ती थे जिन्हें किसी एक डब्बे में बंद नहीं किया जा सकता। वो विद्रोह की एक ऐसी आग थे जिसने अपने ऊपर लगाए गए हर लेबल को, हर कैटेगरी को चुनौती दी और जला दिया। और आखिर में वो एक ऐसा गहरा विचार छोड़ गए जो सिर्फ उनके बारे में नहीं बल्कि हम सबके सफ़र के बारे में है। धन्य है वे जो स्वयं को खोजते हैं, स्वयं को पाते हैं और स्वयं हो जाते हैं। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। क्या हम खुद को खोजने के सफ़र के लिए तैयार हैं?